नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल को हम विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे। हम एक तरह से मान लीजिए कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो विश्व का भूगोल लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ सामान्य सा परिचय ही सिलेबस में है, तो उसके बारे में हम क्विक रिवीजन के तौर पर ही ले लीजिए। तो कुछ जो है वो सामान्य बातें पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं विश्व का भूगोल। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो भूगोल है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के बारे में सामान्य बात करते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये संपूर्ण जो पृथ्वी है, सबसे पहला तो ये जो एक गोला है, एक तरह से हम कहते हैं कि यह पृथ्वी जो है वो एक गोले के समान दिखाई देती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो पृथ्वी है ये निरंतर अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या करती है, पृथ्वी जो है वो घूर्णन निरंतर करती रहती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो बीच में यह जो रेखा है, इस पूरी पृथ्वी को बीच की रेखा जो है वो बराबर दो भागों में बांटती है। ये तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और ये कहलाता है भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है। तो या फिर भूमध्य, भू मतलब भूमि और मध्य मतलब मध्य की रेखा। भूमध्य रेखा जो है वो क्या करती है, हमारी संपूर्ण पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि हमें पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो परिभ्रमण करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे क्या होता है, दिन रात बनता है। तो अपने इस घूर्णन के कारण क्या हुआ, जैसे हमारी पृथ्वी है जब ये गति कर रही है, तो इसके कारण जो ये जो रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, यह क्या होती है, अधिक विस्तार में होती है, ये अधिक फैली हुई सी लगती है। तो इसके कारण क्या होता है, ये बीच का भाग जो है थोड़ा सा फैला हुआ और यूं भाग जो होता है, इसके कारण हमारे जो पृथ्वी है इसका जो आकार है, इसका आकार कैसा लगता है, इसका आकार लगता है लघुवत गोलाभ। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, तो कैसा है, लघुवत गोलाभ है, या फिर जियोड, G-O-D, तो इसको जियोड भी बोलते हैं। और लघुवत गोलाभ, हमारे पृथ्वी का आकार गोलाभ के समान है। और गोलाभ के समान क्यों है, हमने यह पढ़ा। अब हम और चीज क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी के अंदर जो रेखाएं हैं, एक रेखा तो हमने पढ़ ली, यह है विषुवत रेखा। एक हम देखेंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा। और हमारी पृथ्वी पे कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है। एक और रेखा है जो सबसे ऊपर है उत्तर में, उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है। और ये जो नीचे वाली जो है दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो आर्कटिक वृत्त है वो है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है। तो हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए तो जो पाई जाती है रेखाएं जो मुख्य रूप से होती है, जिसके माध्यम से हम जो है आगे जो बातें करेंगे उसके बारे में देखेंगे, कि जिसके माध्यम से हम यह पता रखते हैं कि ऋतुएं कौन सी कब कैसे बनी, सूरज का प्रकाश कहाँ पर गिरने पर हम देखते हैं कि दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो हम इन रेखाओं के माध्यम से यह पता करते हैं। तो अब जब मैंने ये आपके सामने जो रेखाएं बनाई हैं, यह रेखाएं जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर हम देखते हैं कि उसका जो बिंदु है, जो समय है, जो दिशा है, उसके निर्धारण के लिए दो रेखाएं हैं। वो दो रेखाएं
निर्देशांक का कार्य करती है। निर्देशांक, निर्देशांक मतलब ये निर्देशित करती है कि क्या समय हुआ है इस समय हमारे पृथ्वी पे, कौन सी दिशा है, कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सा शहर कहाँ स्थित है। तो इसका जो अध्ययन है वो कुछ रेखाओं के माध्यम से जो है हमारी पृथ्वी के इस गोलार्ध के आकार के इस मतलब ग्लोब में दिखाया गया है। तो ये जो दो रेखाएं हैं जो जिसके माध्यम से निर्देशांक, जिन्हें निर्देशांक रेखाएं कहते हैं, वो रेखाएं कौन कौन सी है? वो है क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ये क्षैतिज रेखाएं जो है वो तो कहलाती है अक्षांश समानांतर रेखाएं, और ऊर्ध्वाधर जो है वो कहलाती है देशांतर याम्योत्तर रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं जो है इस पर इस तरीके का एक मानेंगे कि जियोड ग्रिड बनाती है। वो इसके अंदर हम जो है वो जियोड ग्रिड या फिर ये जो रेखाएं हैं वो कैसे बनाई गई है। जैसे ये रेखाएं जो मैंने आपको बताया कि ये जो 23.5 डिग्री है, ये रेखाएं क्या होती है? ये रेखाएं हैं समानांतर। क्षैतिज समानांतर मतलब सीधी, जो पृथ्वी के सीधी, जो हम जैसे दिशाएं निश्चित कर रखे हैं, जैसे ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो हम देखते हैं कि जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर सीधी समानांतर दिखाई गई है वो रेखाएं तो है अक्षांश रेखाएं। और जो ये हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है, तो घूमने के कारण दो जो है वो ध्रुव बनते हैं, एक तो है उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं अर्धगोलाकार आकृति के बनती हुई हमें नजर आती है। और देखते हैं कि जो ये विषुवत जो रेखा है, इस विषुवत रेखा पर यह जो है इसकी दूरी जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन देशांतर जो है वो ध्रुवों पर आकर इनकी दूरी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तरीके से देशांतर रेखाएं खींची जाती है और उस तरीके से सीधी क्षैतिज और समानांतर जो है वो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। तो यह तो हमने देखा सामान्य जो बिल्कुल जो हमारा ग्लोब है उसका अध्ययन। अब हम आगे जो है यह देखते हैं कि हमारे जो भूगोल वैज्ञानिक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर जो है वो क्या है अपने महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत जो है वो देते हुए जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को बताते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या, जैसे कि हमारे ये पृथ्वी है, ठीक है। अब वैगनर जो है इन्होंने क्या किया, महाद्वीप के विस्थापन के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से बताया कि हमारे इनके सिद्धांत के माध्यम से और ऑल ओवर जो सामान्य रूप से सर्वमान्य रूप से माने गए जो पूरी संपूर्ण जो पृथ्वी है इस पर 7 महाद्वीपों की चर्चा की जाती है कि हमारा जो विश्व है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। और वो 7 महाद्वीप कौन से हैं वो देखेंगे हम। पहला देखो एशिया महाद्वीप, दूसरा देखेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, चौथा देखेंगे हम दक्षिणी अमेरिका, पांचवा देखेंगे हम अंटार्कटिका, छठा देखेंगे हम यूरोप, और अंतिम 7वां हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। अब इससे प्रश्न ये बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, मैंने ये क्रम में ही लिखा है। दूसरे नंबर है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, चौथे पे है दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे है अंटार्कटिका, छठे पे है यूरोप और सातवें पे है ऑस्ट्रेलिया।
ऐसे ही प्रश्न ये बन सकता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा किस महाद्वीप की जनसंख्या है। तो हमें याद रखना है क्षेत्रफल भी एशिया का है, तो जनसंख्या भी सर्वाधिक जो है वो एशिया में है। ठीक है, क्षेत्रफल अगर दूसरे नंबर अफ्रीका का है तो जनसंख्या भी दूसरे नंबर सबसे ज्यादा कहाँ है, अफ्रीका में है। और क्षेत्रफल अगर तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका में है तो जनसंख्या जो है वो कहाँ है, यूरोप में है। चाहे उसका क्षेत्रफल कम हो लेकिन जनसंख्या के तौर पे हम देखते हैं यूरोप का तीसरा स्थान आता है, तो वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो छठा स्थान आता है। फिर हम चौथे नंबर पर देखेंगे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, पांचवें नंबर पे हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका और छठे नंबर पर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और रही अंटार्कटिका की बात जो मैंने जनसंख्या में नहीं कही है, क्योंकि एक बर्फीला क्षेत्र है जहां पर केवल प्रयोगशालाएं स्थापित है, कोई वहां पर परिवार या नगरों के रूप में जो है वो बस्तियां नहीं बसी हुई है। तो हम अंटार्कटिका के बाद यहाँ पर जनसंख्या के रूप में नहीं करते हैं। हम देखते हैं एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर अफ्रीका में है, फिर यूरोप में है, फिर उत्तरी अमेरिका में है, फिर दक्षिणी अमेरिका में है और फिर ऑस्ट्रेलिया में है। अब हम इन 7 महाद्वीपों के बारे में बात तो कर ली, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि सामान्य रूप से जो है वो पूछी जाती है कि पृथ्वी जो है हमारी, जो कि क्या है, अपने अक्ष पर घूमती हुई क्या करती है, चक्कर लगाती हुई दिन रात जो है उसके कारण बनते हैं, किसके कारण जो है वो धाराएं चलती है, किसके कारण पवनें बनती है। तो उसके बारे में भी थोड़ी हल्की सी चर्चा ये कर लेते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यह पृथ्वी 2 कार्य करती है मुख्य रूप से। एक तो करती है परिक्रमण और एक करती है परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब रोटेशन अर्थात घूमना, और परिक्रमण मतलब रिवोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि परिभ्रमण जो कर रही है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि ये जो परिभ्रमण करती है यह पृथ्वी कैसे करती है। जैसे ये संपूर्ण पृथ्वी है, यह पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कितने 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन की गति से, या फिर वह जो है वो घूर्णन करती है। हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो 66.5 डिग्री अपने कक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, अपने कक्ष पर झुकी हुई है। तो हमारी पृथ्वी जो है जो कि अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर घूर्णन करती है और जो कि अपने 66.5 डिग्री कक्ष पर क्या करती है, झुकी हुई है। हम देखते हैं जो कक्ष वर्ड है, अक्ष जो है वो तो हो गई यह जिस दूरी पर घूमती है। कक्ष क्या होता है, कक्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है कि जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य जो है इसके चारों ओर कई ग्रह जो होते हैं वो क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। तो इस सूर्य के चारों ओर देखते हैं हम क्या है, जो ग्रह जो होते हैं वो परिक्रमा लगाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो ये परिक्रमा लगाते हैं तो ये जो रास्ता है, जो ये पथ है, ये पथ ही क्या कहलाता है, कक्ष या फिर ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष पर कितने 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी जो अपने दूरी पर अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। सबसे पहला इससे जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, दिन रात। अब दिन रात कैसे बना, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूम रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही है, बल्कि वह एक ही स्थान पर स्थित होकर अपने अक्ष पर ही घूम रही है। तो पृथ्वी घूमेगी, ना कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो यह होता है परिभ्रमण, जो अपने अक्ष पर ही घूमती है। तो जब जैसे जैसे वो अपने अक्ष पर घूमेगी तो जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, और
ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर जो है वो घूम रही है। तो यह अपने अक्ष पर जब घूमती है तो इसका जो प्रकाश पड़ेगा, इसका जो प्रकाश जिस जगह पड़ रहा है वहां तो क्या होगा, दिन होगा, और यहाँ पर क्या होगी, रात होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह अपनी दूरी पर जब घूम रही है तो यह जब घूमते घूमते यह स्थान जो है वो यहाँ आ जाए और यह स्थान इस साइड आ जाए, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो है वो दिन हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो जहाँ पे दिन था वह रात हो जाएगी, और रात की जगह दिन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो दिन रात की स्थिति होती है वो परिक्रमण के कारण नहीं, बल्कि किसके कारण होती है, परिभ्रमण, अर्थात अपनी खुद के अक्ष पर या धुरी पर घूमने के कारण होती है। दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि मुख्य रूप से महासागरीय जो धाराएं होती है, उस धाराओं का निर्माण किसके कारण होता है, पृथ्वी के भ्रमण के कारण या फिर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। क्यों होता है, जैसे हम देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो स्थल भाग जो होता है पृथ्वी का, वह स्थल भाग जो है वो पानी की तुलना में पहले, मतलब पानी उस स्थल भाग की तुलना में धीरे गति का होता है, तो स्थल भाग तो गति कर लेता है, लेकिन पानी जो होता है वो उसके बाद गति करता है। तो पृथ्वी के अंदर जो यह गति होती है, इन गति के, पानी की यही गति क्या कहलाती है, महासागरीय धाराएं कहलाती है। फिर हम देखते हैं तीसरी जो स्थिति होती है इस घूर्णन के कारण, वो होती है क्या, पवनों की उत्पत्ति। पवनों की उत्पत्ति कैसे, जैसे हवा, पवन जो है वह मानसूनी पवन कैसे बनी, वह गर्म पवन है, मतलब पवनों का पछुआ पवन है कैसे है, तो इसके जो नामकरण पड़े, ये जो जिसकी जो उत्पत्ति हुई, इसके पीछे इस घूर्णन का क्या जो रोल है वो हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है, तो जब वो घूर्णन करती है तो हमने जैसे पढ़ा कि दिन रात उसी के कारण होता है, तो जहाँ पे दिन होगा तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य की किरणें उस पर, पृथ्वी पर पड़ रही है, तो वहां पर किरणें पड़ी तो वहां पर जो तापमान होगा वो होगा, तापमान अधिक होगा, जबकि जिस जगह पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है वहां तापमान कम होगा। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर इस प्रकार एक जगह दिन और एक जगह रात के कारण तापमान के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी तापमान के कारण क्या होता है, जो क्षैतिज पवनें होती हैं, जो समानांतर जो क्षैतिज स्थित पवनें होती हैं, उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और वह पवनें जो है वो पवन की उत्पत्ति होती है। तो यह भी पवनों की विभिन्न प्रकार की जो उत्पत्ति होती है वो भी पृथ्वी के घूर्णन या फिर परिभ्रमण की स्थिति के कारण होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि चौथी स्थिति होती है कि परिभ्रमण के कारण हम देखते हैं समय का निर्धारण भी हम देखते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर भ्रमण करने या फिर अक्ष पर घूर्णन करने के कारण होती है। यह जो थी ये मुख्य बातें जो है वो पृथ्वी पर जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन या फिर परिभ्रमण करने के कारण हुई होती है। इसके अलावा जो हम देखेंगे कि पृथ्वी जो है वो उसके अपने अक्ष पर भ्रमण करने के कारण एक और स्थिति होती है, वह है ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा जो है वह कैसे होता है कि जैसे सूर्य है और हम देखते हैं कि सूर्य से भी ज्यादा नजदीक जो है पृथ्वी के कौन है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है, ठीक है, चंद्रमा का प्रभाव जो है उसी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी से पास में क्या हो गया, चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है उसका 2.2 गुना अधिक जो प्रभाव होगा वो पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में चंद्रमा का अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की तुलना में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के अधिक नजदीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो इसके कारण चंद्रमा का जो प्रभाव होता है जिसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो भाग है यह चंद्रमा के अधिक पास है, तो इसको कहते हैं सम्मुख भाग, ठीक है, पास का भाग। और पृथ्वी के जो बिल्कुल ऑपोजिट वाला भाग जो है
यह इसे कहते हैं विमुख भाग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से या चंद्रमा के कारण जो ज्वार भाटा उत्पन्न होगा उस पृथ्वी के जो उसका पृथ्वी का जो सम्मुख भाग होगा चंद्रमा के, वहां उत्पन्न होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका प्रभाव जो है पृथ्वी के दूसरी समय साइड में जो विमुख भाग है वहां पर भी पड़ता है, अर्थात दोनों ही साइड में क्या होता है, ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। तो यह भी किसके कारण होते हैं, पृथ्वी पर जो घूर्णन की गति होती है उस घूर्णन की गति के कारण होते हैं। तो यह 5 प्रभाव जो है पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जो है वो परिक्रमण है। अब देखो परिक्रमण का क्या है, परिक्रमण। अब अपन कई बार क्या है कि यह भ्रम पैदा हो जाता है कि परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम याद रखेंगे, जो हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं ना कि परिक्रमा दे दो, तो परिक्रमा मतलब क्या होता है कि जो हमारी देव स्थान की मूर्ति है उसके चारों ओर घूमते हैं, तो उसे परिक्रमा कहते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि ये जो हमारा सूर्य है ये हमारे देवता है, और पृथ्वी जो है वो मनुष्य है, यानी कि मानव जनजाति जहाँ जो जाति मानव जाति रहती है वो क्या करेगी, इसके चारों ओर क्या करेगी, चक्कर लगाएगी। तो यह जो चक्कर लगाती है इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है परिक्रमण की स्थिति। अब हम देखते हैं कि परिभ्रमण से तो हमने देख लिया कि 5 स्थितियां मुख्य रूप से पैदा होती हैं। परिक्रमण की स्थिति में क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसके अंदर मुख्य रूप से जो परिवर्तन जो प्रभाव पड़ता है वो ऋतुओं का होता है। ऋतुओं की स्थिति जो है वो प्राप्त होती है। परिक्रमण की स्थिति से हमें ऋतुएं जो बनती है, ऋतुएं जो परिवर्तित होती है वो किसके कारण होती है, हमारी पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए जाने के कारण होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ऋतुओं की